बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैटेगरीज है स्टेम सेल्स की। जैसा कि आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टेम सेल्स की टाइप्स भी पढ़ ली थी, ठीक है। और स्टेम सेल्स पढ़े थे होते क्या हैं। जैसे स्टेम सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें, ठीक है। कुछ हमने उनकी टाइप्स में पढ़ा था, कुछ ऐसे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिनके पास एबिलिटी होती है किसी एक सिंगल टाइप में डिवाइड होने की। कोई कुछ जो है फ्यू में डिवाइड हो सकते थे, और जो कुछ ऐसे भी हमारे पास स्टेम सेल्स थे जिनके पास एबिलिटी थी कि वो ऑल टाइप्स के सेल्स में डिवाइड हो सके, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेम सेल्स की कैटेगरीज को स्टडी करने लगे हैं, जिसमें जो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है, वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और ये जो अब हम कैटेगरीज पढ़ने लगे, मेजर कैटेगरी स्टेम सेल्स की, ये किस बेसिस पे है, उनकी ओरिजिन की बेस पे। अब देखिए ये आपके पास स्टेम सेल है। फर्स्ट क्या है आपके पास, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ASCS, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है कि जो आपके पास सबसे फर्स्ट सेल बनता है जाइगोट का, जाइगोट के डिवीजन के बाद जो आपके पास फर्स्ट सेल बनेगा वो एम्ब्रियोनिक होगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये जो फर्स्ट सेल है जिसने आगे से डिवाइड होकर, चाहे वो ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डेवलपमेंट वाले सेल्स में डिवाइड हो जाए, वो आगे से उसकी टाइप्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे फर्स्ट पे स्टडी करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि ये ऐसा स्टेम सेल है जो ड्राइव हुआ है इनर सेल मैस से ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अगर आपको याद हो ब्लास्टोसिस्ट हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होती है, अर्ली स्टेज एम्ब्रियोज, ठीक है। एम्ब्रियो की जो सबसे अर्ली स्टेज होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी होती है, इनर सेल मैस, जो इनर मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसका जो मैस होता है, उसका जो पार्ट होता है उससे डेवलप की गई होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, हमारे पास ऐसा सेल है जो कहाँ से ड्राइव किया गया है, ब्लास्टोसिस्ट से, ठीक है, यानी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो से। और उसकी कौन सी वॉल सेल मैस के बारे में बात की जा रही है, इनर वाले, ठीक है। ये सेल्स क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट हम लोगों ने को याद हो, अगर हम लोगों ने स्टेम सेल की जो टाइप पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था ये ऐसे सेल्स होते हैं जो तकरीबन हर किस्म के सेल के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या मीन्स दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू नियरली ऑल सेल टाइप्स इन द बॉडी, ठीक है। तकरीबन हर किस्म के जो सेल टाइप्स हैं बॉडी के उसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल का मतलब ही डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिनके। उसके बाद है दे हैव हाई डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल, यानी कि इनके पास देखिए, अगर हमने कहा है कि ये तकरीबन हर सेल में डिवाइड हो सकते हैं, तो इनके पास क्या है, पोटेंशियल है डिफ्रेंशिएशन का, जो इनको एक्सट्रीम किस्म का वर्सटाइल बनाता है कि किसी भी वैरायटी के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च और थेरेपी में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। एथिकल कंसर्न की बेसिस पे अगर हम लोग देखें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को, तो इसको यूज़ किया जाता है ह्यूमन एम्ब्रियोज को रिस्क ऑफ टेराटोमा फॉर्मेशन के लिए एंड पोटेंशियल इम्यून इंजेक्शन के लिए, इसकी इसके यूजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है अडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इन वेरियस टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, हमारे जो पूरी बॉडी के टिश्यूज हैं। अब देखिए एम्ब्रियो क्या आता है, जाइगोट के बाद जो फर्स्ट डिवीजन आती है, अब ये एडल्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो एम्ब्रियो के बाद की डेवलपमेंट। अब देखिए एम्ब्रियो बन गया, उसके अंदर आपके पास सेल्स भी हैं, आपके पास टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी है, तो इसलिए आपके बात की जा रही है टिश्यूज़ की। थ्रू आउट तकरीबन सारे बॉडी के टिश्यूज़ की बात की जा रही है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स, इसीलिए आपकी जो स्किन है वो भी डिवाइड करती है। सच एज बोन मैरो, बोन मैरो की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हमेशा याद होना चाहिए कि बोन मैरो की अगर बात की जा रही है तो वहाँ पर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमेशा डिवाइड होने के बाद आपके पास ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड सेल्स में आपके पास वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। इनके अलावा अदर इम्यून सेल्स भी की भी बात की जा रही है। अदर इम्यून सेल्स की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल है वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो इम्यून सेल्स हैं वो भी प्रोड्यूस होंगे। अदर क्या बात की जा रही है, फैट की बात की जा रही है, एंड देखिए ब्लड सेल्स की, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो सिर्फ ब्लड सेल से रिलेटेड नहीं होता बल्कि इम्यून सेल से भी रिलेटेड होता है। तो बोन मैरो की फॉर्मेशन होगी तो वो ब्लड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। दे आर मल्टीपोटेंट, ठीक है। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं इनटू लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है ना मैनी,
ठीक है। प्लूरल में आप लोगों ने पढ़ लिया कि वो तकरीबन आल किस्म के सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, जबकि मल्टीपोटेंट में क्या होगा कि कुछ डिफ्रेंसिएशन तो होगी सेल में, लेकिन क्या होगी कुछ लिमिटेड रेंज में, ठीक है, रिलेटेड टू देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब इनको यूज़ किया जा सकता है लेस एथिकल कंट्रोवर्सी में, लोअर रिस्क ऑफ, इसमें लोअर रिस्क होता है इम्यून रिजेक्शन का, यानी कि अगर आप लोगों के पास बहुत कम किस्म की फैसिलिटीज़ हैं या बहुत कम किस्म के आपके पास रेंज आ रही है, तो इम्यून का रिजेक्शन भी बहुत कम होगा, ठीक है, जब इसको ड्राइव किया जाता है पेशेंट के अपने टिश्यू से, ठीक है। और इसके पास क्या होता है लिमिटेड डिफ्रेंसिएशन पोटेंशियल होता है, जबकि आपने पहले पढ़ा एक्सट्रीम डिफ्रेंसिएशन पोटेंशियल है। एम्ब्रियोनिक के पास क्या था एक्सट्रीम किस्म का डिफ्रेंसिएशन पोटेंशियल, जब इसके पास क्या है लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसके पास लिमिटेड रेंज की ही डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी है, ठीक है। एंड आर हार्डर टू आइसोलेट एंड कल्चर, और इसको आइसोलेट करना, आइसोलेट का मतलब क्या होता है इसको टिश्यू से सेपरेट करना, और उसको कल्चर का मतलब क्या है उसको अलग से ग्रो करवाना अंडर एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि लेबॉर्ट्री में आप उसको ग्रो करवाने की कोशिश करो तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इन केस ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। ये जनरेट हुए हैं इन द लैब, ठीक है, इंड्यूस्ड यानी कि खुद इनको क्या करवाया गया कल्चर करवाया गया, ठीक है। ये कहाँ पर इनको जनरेट करवाया गया इन द लैब, ठीक है, बाय द रीप्रोग्रामिंग अडल्ट सोमेटिक सेल्स, ठीक है। अडल्ट सोमेटिक सेल्स अगर आप लोगों को याद हो तो आपके जो बॉडी के मेजर सेल्स हैं उनकी दो ही मेन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक सोमेटिक सेल्स होते हैं एंड सेकंड वन इज जर्म सेल्स, ठीक है। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनने आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प आउट करना होता है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है या आपका वेट बढ़ रहा है तो उसमें आपके क्या होता है सेल्स बॉडी के डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं सोमेटिक सेल्स में। जो आपके जर्म्स लाइन सेल्स हैं लाइक जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो आपके फॉल करते हैं जर्म सेल्स में, ठीक है। और ये क्या है प्लूरिपोटेंट, ये भी क्या है प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या है आपने पढ़ा था कि तकरीबन हर सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूज़ करके इसको क्या बनाया जाता है प्लूरिपोटेंट बनाया जाता है, ठीक है। दे आर प्लूरिपोटेंट सिमिलर टू दी एम्ब्रियोनिक स्टेम, जैसे हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक स्टेम में पढ़ा था कि तकरीबन हर सेल के टाइप पे डिपेंड कर सकते हैं, और ये कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू। अब एडवांटेज क्या है आपके पास इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का, दे डू नॉट हैव एथिकल कंट्रोवर्सीज, जैसा कि अभी आपने अडल्ट में पढ़ा कि उसके अंदर क्या आ रही हैं एथिकल कंट्रोवर्सीज, इसमें नहीं है ये कुछ। टू द एम्ब्रियोनिक स्टेम एज दे डू नॉट रिक्वायर डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो, इसमें क्या होता है कि जब आप खुद लैब में ग्रो करवा रहे होते हो तो उस दौरान एम्ब्रियो की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, यानी कि एम्ब्रियो ख़राब नहीं होता, और ये जनरेट किया जाता है पेशेंट्स के अपने सेल से। तो इसके अंदर अगर पेशेंट का अपने सेल से ही जनरेट करवाया जा रहा हो तो उसके अंदर इम्यून रिजेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाओ तो उसके मैच ना हो वो चीज़, ठीक है, या उसका पेशेंट के ऊपर नुकसान हो जाए या उसकी इम्यूनिटी जो है वो लेस हो जाए, तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। दे ऑफर पोटेंशियल फॉर रीजनरेटिंग डैमेज टिश्यू, ठीक है, ये पोटेंशियल भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर डैमेज टिश्यू है या ऑर्गन है उसको दोबारा रीजनरेट करवाया जा सके, ठीक है, जैसे न्यू हार्ट सेल्स होते हैं फॉर पेशेंट विद हार्ट डिजीजेस एंड न्यू न्यूरॉन्स फॉर द पेशेंट विद द न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है कि अगर आप लोग जो खुद से ग्रो करवाए गए स्टेम सेल्स होते हैं वो अगर इंड्यूस करवा दो ऐसे पेशेंट में जिनका पेशेंट का अपना स्टेम सेल ही लेकर लैब में उसको क्या करवाया जाता है डिवाइड करवाया जाता है और दोबारा उसको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, उस केस की बात कर रहे हैं कि उस केस में क्या होता है कि इम्यूनिटी का जो रिजेक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन जो नहीं होती है एम्ब्रियो की उसका भी रिस्क कम हो जाता है, एथिकल कंट्रोवर्सीज भी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको दो किस्म की डिजीज़ के बारे में बताया गया, हार्ट डिजीज़ की अगर बात की जाए तो जो हार्ट सेल है उसका स्टेम सेल लिया जाएगा, उसको दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाएगा, उससे क्या होगा कि जो हार्ट के सेल्स हैं अगर वो डैमेज हो चुके हैं तो वो न्यू रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप थी।
ठीक है। और अब इसके हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस कैन इंट्रोड्यूस जेनेटिक चेंज। इस दौरान कह रहे हैं कि किसी किस्म का जेनेटिक चेंज भी डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से जो अडल्ट हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, इंड्यूस जो हमारे पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है उसके अंदर इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लैब में किया जा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना पड़ता है। दे कुड फॉर्म ट्यूमरस। ठीक है, यानी कि जिसको हमने पढ़ा था ना टेट्रामोस, यानी कि ट्यूमरस की बात की जा रही है। ट्यूमर बनने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब इसको पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है, क्योंकि ये स्टेम सेल्स हैं, इनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की। और अगर यही डिवाइडिंग एबिलिटी, डिवाइड का जो प्रोसेस होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर क्या है आपको पता है, कैंसर सेल होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेराटोमास। ठीक है, डायरेक्टिंग अगर हम लोग की जा रही है इन स्टेम सेल की, तो ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सेल टाइप पे। ठीक है, फुली फंक्शनल होगा सेल टाइप, जो को क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, तो उस किस्म का उसमें ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना हो, तो ये वाली जो सेल्स हैं उसमें उसको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। ठीक है, बट इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू इंश्योर दैट दीज सेल फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें श्योरिटी नहीं होती कि ये स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब यही हमारे पास देखिए स्टेम सेल है, बोन मैरो की बात की गई है, ये बोन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देखिए किस एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन मैरो है, बोन मैरो के पास क्या, स्टेम सेल्स। अब यही स्टेम सेल्स जो हैं वो आगे से डिवाइड करते हैं किसी के अंदर भी। अडल्ट वो स्टेम सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के हैं। ठीक है, अब ये देखो मल्टीपल टाइप से आपको बताया गया, इंड्यूस भी हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट से क्या आपका ओरिजिनेट हुआ था, एम्ब्रियोनिक स्टेम। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल्स टाइप थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेम सेल्स की कैटेगरीज का, तो वो आज कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।